पिछले वीडियो में हमने बात करी स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, क्या उसके लक्षण होते हैं, कैसे उसको डायग्नोस करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके ट्रीटमेंट के बारे में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, सीनियर स्पाइन कंसल्टेंट जयपुर में। स्पाइन ट्यूबरकुलोसिस जो कि रीढ़ की हड्डी में एक इन्फेक्शन होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी गलने लगती है और वहाँ पस बनने लगता है और हड्डी गलने से डिफॉर्मिटी हो जाती है और वो नस को भी अफेक्ट करने लगता है। इसका डायग्नोसिस यूजुअली करते हैं हम एमआरआई के द्वारा और टिश्यू डायग्नोसिस करते हैं बायोप्सी और कल्चर के द्वारा। जब एक बार ये डायग्नोसिस इस्टेब्लिश हो जाता है तो उसके बाद ट्रीटमेंट डिपेंड करता है पेशेंट के सिम्टम्स पे और पेशेंट की एमआरआई में कितनी वर्टिब्रल इन्वॉल्वमेंट है, कितना डिस्ट्रक्शन है, इस चीज़ पे। शुरुआती दौर में जब माइल्ड इन्वॉल्वमेंट होता है वर्टिब्रल बॉडीज़ का और माइल्ड सिम्टम्स होते हैं पेशेंट को जिसमें केवल पेन के सिम्टम्स हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं हैं, तब ज़्यादातर पेशेंट्स बेड रेस्ट, एंटी ट्यूबरकुलर मेडिकेशंस और ब्रेसिंग से ठीक किए जा सकते हैं। इसके साथ में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी को बढ़ाना, क्योंकि इस तरह के ज़्यादातर पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें इम्यूनिटी कम होने की वजह से ये इन्फेक्शन शुरू हुआ होता है। टीबी की मेडिसिन की जहाँ तक बात करें उसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लोज फॉलो अप रखना, क्योंकि टीबी की मेडिकेशंस बहुत रेगुलर लेनी ज़रूरी है। अगर आप उसके अंदर कोताही बरतते हैं या अगर उसके अंदर आप बीच बीच में मेडिसिन को मिस कर देते हैं तो ये बहुत ही भयानक रूप ले सकती है, जिसे बोलते हैं MDR ट्यूबरकुलोसिस, मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। इसमें बहुत ही ज़रूरी है कि जो ट्रीटिंग फिजिशियन है वो प्रॉपर वेट के हिसाब से उसकी प्रॉपर डोज लिखें, क्योंकि अगर वेट के हिसाब से मेडिसिन की डोज कम रहेगी तो वो पूरी तरह से इफ़ेक्ट नहीं करती है। इसमें रिफैम्पिसिन की जो मेडिसिन होती है वो सुबह सुबह खाली पेट लेनी होती है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता तो रिफैम्पिसिन की मेडिसिन काम नहीं करती है। मेडिसिन के साथ में बहुत ही ज़रूरी है इसका क्लोज फॉलोअप रखना, ताकि मेडिसिन का क्या असर आ रहा है डिजीज़ पे और उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इस ट्रीटमेंट में साथ में हर हफ्ते या 2 हफ्ते पे ब्लड इन्वेस्टिगेशंस और एक्सरे करा के देखने की ज़रूरत होती है कि फर्दर प्रोग्रेशन हो रहा है या लिवर पे या किडनी पे कोई दुष्प्रभाव तो नहीं आ रहा है, क्योंकि टीबी की मेडिसिन्स का लिवर पे दुष्प्रभाव आना बहुत ही कॉमन है। तो हर 2 हफ्ते में ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराकर देखना ज़रूरी होता है। इसी के साथ ESR और CRP की जांच भी साथ में कराते रहते हैं, जिसका अगर फॉलिंग ट्रेंड आता है और फर्दर प्रोग्रेशन नहीं होता है तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पेशेंट के क्लिनिकल सिम्टम्स भी धीरे धीरे जब इम्प्रूव होने लग जाते हैं और पेशेंट के पेन कम हो जाता है, अगर रेडियोलॉजिकली कोई वर्सनिंग नहीं दिखती है तो पेशेंट को ब्रेस लगा के मोबिलाइज करना शुरू कर सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट का जो टोटल ड्यूरेशन है वो 12 से 18 महीने तक हो सकता है। इसके बाद दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन आता है सर्जरी। तो सर्जरी की ज़रूरत किन किन लोगों में पड़ती है? पेशेंट में ग्रॉस न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो रखा हो, मतलब पैर में कमजोरी या सुनपन जो है बहुत ही ज़्यादा आ गया है, उनमें तुरंत सर्जरी के लिए इंडिकेशन होता है, उनको कंजर्वेटिव ट्रायल नहीं करते। दूसरा, जिन लोगों के कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हुए न्यूरोलॉजिकल वर्सनिंग हो रही है, मतलब पहले उनको पैरों में लकवा नहीं था या पैरों में कमजोरी पहले कम थी और अब वो बढ़ रही है या लकवा शुरू हो रहा है, तो उन लोगों को भी सर्जरी इंडिकेटेड होती है। साथ में जिन लोगों के MRI या एक्सरे में हम स्पाइन एट रिस्क साइन देखते हैं, स्पाइन एट रिस्क साइन कुछ रेडियोलॉजिकल मार्कर्स हैं जिसके अंदर हमें पता चलता है कि ये बीमारी आगे बढ़ेगी क्या। मैकेनिकली अनस्टेबल स्पाइन जिसमें भी दिखता है उसमें सर्जरी प्रिस्क्राइब की जाती है। सर्जरी में क्या करते हैं?
सर्जरी में इसमें जो अफेक्टेड पार्ट है, जो स्पाइन है, उसमें ऊपर और नीचे पेडिकल स्क्रूज लगा के उसको फिक्स कर देते हैं और स्पाइन को स्टेबलाइज कर देते हैं। दूसरा, साथ में ही नस पे जो प्रेशर आ रहा है, जो हड्डी डेड बोन है, जो मवाद बन गई है, उसको वहाँ से हटा देते हैं और स्पाइन को स्टेबलाइज करके और नसों पे से प्रेशर को हटा देते हैं, जिसे डिकम्प्रेशन एंड फिक्सेशन सर्जरी कहा जाता है। साथ में बोनी फ्यूजन किया जाता है ताकि ये लॉन्ग टर्म गुड आउटकम दे सके। स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी के अगर प्रोग्नोसिस की बात करें तो ये एक अच्छे प्रोग्नोसिस वाली डिजीज़ है। इसमें अगर समय रहते सही समय पे हम डायग्नोसिस कर लेते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं तो ज़्यादातर पेशेंट विद इन अ ईयर एकदम पहले जैसे नॉर्मल हो जाते हैं। उनकी डिजीज़ पूरी तरह से ठीक हो जाती है और उनको अपने लाइफ स्टाइल में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये था स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस के बारे में संक्षिप्त में जानकारी। इसी तरह की और कॉमन बीमारियों की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।